नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के अपर प्राइमरी का जो सेक्शन है साइंस का, जिसमें से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, साइंस में जो फर्स्ट पार्ट रहेगा बायोलॉजी का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जीव विज्ञान के बारे में, जो एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित रहेगा। ओके दोस्तों, तो आइए जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पादन। क्या? जंतु उत्पादन। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। क्या? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका 2 से अधिक भाग खाने योग्य होता है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। क्या होता है? सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। तो इसके 2 पार्ट हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। ये पौधा कौन सा है? सरसों है। ठीक है। मधुमक्खियां फूल से मकरंद क्या? मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। किसमें? छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। वर्ष के कुछ समय में ही केवल उपलब्ध होते हैं। ओके दोस्तों, और केला का जो पौधा होता है, जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, जो केला का फ्रूट होता है उसका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों में से एनसीईआरटी में से ही आपके सीटेट में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, आइए क्या है, पशु भोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? जो पशु से मिलने वाले भोजन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाकाहारी कहते हैं। और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी बोलते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं। मीन्स कहने मतलब कि ये है कि साग सब्जी खाने वाले, पादप को खाने वाले जो जानवर होते हैं उनको शाकाहारी बोलते हैं। जो जंतु केवल मांस को खाते हैं उसे मांसाहारी बोलते हैं। और जो पादप और प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी ओमनीवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अलग अलग खाद्य पदार्थ। अलग अलग जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे क्या दिया गया है कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। जो भी व्यंजन है, कोई भी व्यंजन है, तो एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, रॉ मटेरियल से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? पादप या जंतु से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। मतलब कि हम जो ये कच्ची रॉ मटेरियल्स हैं, इसमें कुछ हमारे बॉडी के लिए पोषक तत्व मतलब आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को ही हम पोषक कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं, पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या मिलते हैं? हमारे भोजन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे भोजन में ये सारी चीज़ें हमको होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो वो बैलेंस डाइट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? जो मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। जो फैट होता है उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। और फैट का और क्या वर्क होता है? फैट हमारी बॉडी से जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको बाहर जाने नहीं देता है। और उसके बाद ये गद्दे का भी काम करता है, मतलब कुशन का। चोट लगती है तो चोट लगने से बचाता है फैट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घुलने से बन जाता है। क्या? कॉपर सल्फेट विलयन कैसे बनेगा? तो 100 मिलीलीटर में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल देंगे तो बन जाएगा। और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। क्या? कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है
कि हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व, हमारे शरीर के लिए कौन कौन से विभिन्न पोषक तत्व हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। क्या प्रोटीन जो होता है उसकी आवश्यकता हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे रक्षा करता है। जो विटामिन, प्रोटीन के बाद क्या है? विटामिन। जो विटामिन है हमारे रोगों से शरीर की रक्षा करता है और विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। क्या विटामिन जो होते हैं हमारे आँख, अस्थियों और दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि इतने टाइप्स के विटामिन है, ए बी सी डी ई, ए के और बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्या है ये? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब अल्प मात्रा में जो आवश्यक चीजें रहती हैं उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। और जो ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए बॉडी को तो उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। माइक्रो, MACRO, माइक्रो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। क्या करता है? विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। और विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी कैल्शियम से मिलता है, मतलब, और ये हमारे शरीर की सहायता करता है, जो हड्डियाँ होती है उसके बारे में। ठीक है। हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनता है। जो हमारा शरीर होता है उसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी विटामिन डी बन जाता है। और चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक मिलती है। चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। क्या? चावल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। क्या? जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं और हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। क्या होती है? पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं? मतलब इसको हम फाइबर बोलते हैं। रुक्षांश को क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत होते हैं क्या? खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। ये हमारे भोजन में होने चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? संतुलित आहार मीन्स बैलेंस डाइट होता क्या है? कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम होना चाहिए। जो कोई भी पोषक तत्व है न ही आवश्यकता से ज़्यादा होने चाहिए न ही आवश्यकता से कम होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। क्या? पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश मतलब डाइटरी फाइबर और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जो कुछ विटामिन होती है उनके नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कुछ महत्वपूर्ण विटामिन भी होते हैं। सब्जियों और फलों की जो त्वचा होती है उनका छिलका होता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण विटामिन होती हैं तथा खनिज लवण भी होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि चावल या सब्जियों को छील करके नहीं बार बार धोना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? अभावजन्य रोग है। क्या? अभावजन्य रोग के बारे में, डिफिशियंसी डिजीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कभी कभी भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति अभाव से ग्रसित हो जाता है। क्या? उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों की अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। क्या? रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर देता है और वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग बोलते हैं। मीन्स डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। पादपों में पोषण। क्या? पादपों में पोषण कैसे होता है? पौधों की
वह विधि, क्या पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहलाते हैं। जंतु एवं अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन उन्हें विषमपोषी कहते हैं। मीन्स जंतु या अन्य पादपों से जब भोजन कोई लेता है तो उसको हम विषमपोषी हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री हैं। क्या? पत्तियां जो होती हैं पौधे की खाद्य फैक्ट्री होती हैं। जल एवं खनिज, क्या? जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं। मीन्स जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं और वे वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। क्या? पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। किसमें? खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। क्या? सौर ऊर्जा, सन से आने वाली ऊर्जा को संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या? सूर्य जो होता है चरम स्रोत है, मतलब कि ऊर्जा का बहुत ही मात्रा में अनलिमिटेड स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जो अगर ये नहीं होगा तो हमारे जीवन की कल्पना असंभव है पृथ्वी पे। सूर्य का प्रकाश, क्या? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड में जल मिलाएंगे और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, C6H12O6 बनता है और ऑक्सीजन बनता है। यह फोटोसिंथेसिस क्रियाएं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल मतलब कि ग्रीन प्लांट में, पत्तियों में होता है। ओके दोस्तों, तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। क्या? ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, मतलब ऑक्सीजन निकलती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मंड में स्टार्च, पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होता है। क्या? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? पादपों में पोषण, क्या है? पादपों में पोषण की अन्य विधियां क्या क्या हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह, क्या? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पे निर्मित होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। क्या? विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अमरबेल भी जैसे का क्या है? एक पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, जिस पे चढ़े होते हैं उससे ये भोजन प्राप्त करते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? परपोषी पादप कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वांछित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या? कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। अब मृत जीवी के बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या है कि स्कैवेंजर, क्या स्कैवेंजर है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मृत जीवी क्या होता है? स्कैवेंजर क्या होते हैं? रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। क्या? रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसमें साधारण व विलेय रूप से परिवर्तित कर देते हैं। क्या? उसे साधारण या विलेय रूप से परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं।
मतलब ये जो विलयन बनता है उसका भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। और इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। कवक, फंजाई, आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों के क्या होते हैं? स्कैवेंजर होते हैं, उगते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। क्या? ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी होते हैं, परंतु कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं, मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। बहुत ऐसे भी कुछ कवक होते हैं जो मनुष्य में रोग भी उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है, मीन्स मेडिसिनियल कवक भी होते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते भी हैं। क्या? ये आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते भी हैं, तो इसे सहजीवी संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, इसे सहजीवी संबंध बोलते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में जो उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? अवशोषण में सहायता मिलती है, जल और पोषकों के। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइकेन। क्या? लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं। क्या होते हैं? जो दो भागीदारी होते हैं, इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या होता है? शैवाल में क्लोरोफिल होता है, मीन्स ग्रीन पिगमेंट होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। क्या देता है? कवक जो होता है शैवाल को रहने का स्थान, आवास देता है और जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। किसको देता है? कवक को संश्लेषित खाद्य देता है। कौन देता है? तो शैवाल देती है। ये सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाएगा। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। जो पादप होते हैं, जो प्रोटीन युक्त पौधे होते हैं, प्रोटीन देने वाले जो सीरियल्स होती है, दाल होती हैं, तो उनको क्या है? नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, मीन्स 78% होती है। किसमें? वायु में। परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, और पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं। क्या करते हैं? कुछ जीवाणु जो राइजोबियम होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। किसका? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। प्राणियों में पोषण कैसे होता है? किसके? प्राणियों में पोषण कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसकी? पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत, आहार जो हम लोग खाना खाते हैं, फूड को अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन के ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। क्या है? सन्निहित सम्मिलित है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं और अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। क्या? सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया जाता है। क्या? निम्न आरेख द्वारा दिखाया जाता है। जैसे जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना, टूटना विखंडन कहलाता है। इसी प्रक्रम को पाचन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? मानव में पाचन कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मानव में पाचन। क्या? भोजन एक सतत नली से गुजरता है। क्या? एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर के गुदा तक जाती है। कहाँ से? मुख गुहिका से प्रारंभ होती है और ये एनस गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे मुख गुहिका, ग्रास नली या प्रशिका या आमाशय, और उसके बाद क्या है? छोटी आंत और बृहदांत बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मल द्वार अथवा गुदा। ये 6 पार्ट हैं जो जहां पे डाइजेशन होता है। नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सभी भाग मिलकर के आहार नाल पाचक नली का निर्माण कर सकते हैं। किसका? पाचक नली का निर्माण, डाइजेस्टिव नाली कैनाल का निर्माण करते हैं। आमाशय की आंतरिक भित्ति। क्या? आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को
उनके सरल रूप में बदल देते हैं और आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। आइए मुख एवं मुख गुहिका के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या मुख एवं मुख गुहिका के बारे में डिस्कस करते हैं। एक एक करके मेन जो पॉइंट है एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ओके दोस्तों, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं, अंतर्ग्रहण बोलते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में फंसा होता है। हमारे मुख में लार ग्रंथियां होती है। क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं हमारे मुख में, जो लार रस का श्रावण करती है। किसका? लार रस का श्रावण करती हैं। लार रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। क्या? चावल में जो मंड होता है उसको शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर एक गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं और इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। क्या? हमारे दांतों का जो प्रथम सेट होता है वो शैशव काल अवस्था में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। क्या? 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत बोलते हैं, मतलब मिल्क टीथ कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं, यानी तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगती है। जब बुढ़ापा आती है तो ये दांत गिरने लगते हैं। भोजन नली मीन्स ग्रसिका के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रसिका क्या है? ग्रसिका नली एवं वक्ष से होती हुई जाती है। कहाँ से? हमारे चेस्ट से होकर गले और चेस्ट से होकर के होते हुए जाती है ग्रसिका नली। ग्रसिका की भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे जाता है की ओर सरकता है। क्या? संकुचन क्रमानुकुंचन से नीचे की ओर सरकता हुआ भोजन जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। क्या? संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। क्या? यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। जो हमारा आमाशय है खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। क्या? उसे वमन द्वारा बाहर निकाल देता है, मतलब कि एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं। क्या? भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। क्या? हिचकी आती है या खांसी उठती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? आमाशय के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या? आमाशय स्टमक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टमक क्या होता है, आमाशय क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा एवं जे आकार की होता है। कैसा होता है? जे आकृति का होता है। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आमाशय किस आकार का होता है, तो जे आकार का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। क्या? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक और ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है। क्या? खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। कहाँ पे? क्षुद्रांत में जाकर के खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा पाचक रस डाइजेस्टिव जूस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम तो अम्लीय बनाता ही है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है और पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, जिससे कि उसमें के जो पोषण होते हैं उसको अवशोषित कर लिया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्षुद्रांत के बारे में। क्या? क्षुद्रांत के बारे में डिस्कस करते हैं। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। क्या होती है? कुंडलित नलिका होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से प्राप्त होती है। क्या? अग्नाशय से नाव प्राप्त करती है। इसे अतिरिक्त इसकी भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं। क्या होते हैं?
कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। क्या यकृत जो होता है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। क्या दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्त होता है। यह पित्त रस का स्रावित करती है। क्या पित्त रस को स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे क्या कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो एसिड में परिवर्तित होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। अब क्षुद्रांत में होने में अवशोषण। क्या क्षुद्रांत में अवशोषण पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित वाहिकाओं में चला जाता है। क्या स्थित वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है। क्या अंगुली के समान फ्रिंग संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ाते हैं। क्या दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है और दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्या पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। बृहदांत के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या बृहदांत क्या बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर की होती है। इसको बड़ी मतलब कि बड़ी यात बृहदांत मतलब बड़ी यात को बोलते हैं। 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। क्या जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित मलाशय में चला जाता है और अर्धठोस मल के रूप में बाहर रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल देता है जिसे निष्कासन बोलते हैं। क्या एग्जेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन बोलते हैं। एक्सक्रेशन बोलते हैं, निष्कासन बोलते हैं। अब घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। जो घास खाते हैं उनको उन जंतुओं में कैसे पाचन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। घास खाने वाले जंतु में पाचन। गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है कि वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना नहीं खाते हैं, तब भी वो जुगाली करते रहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी निगल लेते हैं और अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। क्या अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं तथा यह भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। क्या रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाल कड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसके छोटे छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे चबाता रहता है और इस प्रक्रम को रोमंथन जुगाली करना कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोमंथी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। क्या घास में सेलुलोज की ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे भी जंतु जानवर हैं या मानव है जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जानवरों जैसे घोड़ा खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। क्या होती है? थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंधनाल कहते हैं। भोजन में सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। यहाँ पे कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित होता है। किसमें? आहार नाल में उपस्थित होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में परिसंचरण तंत्र। क्या परिसंचरण तंत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। रक्त क्या ब्लड क्या होता है? रक्त वह तरल पदार्थ है। क्या रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त वाहिनियों में ब्लड वेसल्स में प्रवाहित होता है। यह पचित भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। जो पचित भोजन होता है उसको छोटी आंत से अन्य भागों तक लेके जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को
रक्त भी कि शरीर की कोशिका तक ले जाता है। जो फेफड़ों से जो ऑक्सीजन मिलता है उसको रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक लेके जाता है, और रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने के लिए भी उनका परिवहन करता है। जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने के लिए भी वर्क करता है। रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे। क्या दिया हुआ है? रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं हैं। क्या? रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी होती हैं, जिसमें एक लाल वर्णक होता है और जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जो लाल वर्णक होता है उसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। क्या? सभी कोशिकाओं तक लेके जाता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। क्या? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टिकाणु प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, रक्त वाहिनियां। क्या? रक्त वाहिनियां क्या होती हैं? शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। क्या? धमनी और शिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। जो धमनी होती है मीन्स इसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, तो वो हार्ट से पूरे बॉडी तक लेके जाती हैं ब्लड को। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से है और अधिक दाब पर होता है। क्या? जो इसलिए धमनियां जो होती हैं, धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है। क्या होती है? मोटी होती हैं और प्रत्यास्थ होती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पंदों की संख्या जो होती है स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। क्या? 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। जो शिराएं मीन्स शिराएं में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। क्या? शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती दिखाई देती हैं और ऊतकों में पहुंच करके वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें केशिकाएं बोलते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर के शिराओं को बनाती हैं और जो रक्त में हृदय से में ले जाती हैं, रक्त को हृदय में ले जाती हैं। फुफ्फुसी धमनी। क्या? फुफ्फुसी धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है। जो फुफ्फुसी धमनी होती है हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है। कहाँ पे ले जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो समृद्ध रक्त होता है उसको फेफड़े में ले जाती है, और जो फुफ्फुसी शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े में हृदय से ले जाती है। क्या? फेफड़े से हृदय में। फुफ्फुसी शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में लाती है। अब हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। हार्ट जो होता है हमारा पंप सेंटर होता है, मतलब कि हमारे पूरी बॉडी तक ब्लड को पहुंचाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हृदय 4 कक्षा में बटा होता है। क्या? हृदय 4 कक्षा में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड के से समृद्ध रक्त परस्पर मिलने नहीं देती है। मतलब उसमें कुछ क्या होता है, वाल बनी होती है, कक्ष निलय बने होते हैं, जिससे कि दोनों रक्त मिल नहीं पाते हैं आपस में। अब हार्ट बीट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? हृदय स्पंद के बारे में। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। क्या? भित्तीय पेशियों मतलब कि हार्ट कार्डियक पेशियों से बनी, मसल से बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। क्या? संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर के हृदय स्पंद हार्ट बीट कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ट बीट कहलाता है। चिकित्सक आपके हृदय
स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करता है। ये पूछा जाता है कि हार्ट बीट को मापने के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, मानव उत्सर्जन अंग। क्या मानव उत्सर्जन अंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि मानव उत्सर्जन अंग, कोई वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में 1 से लेकर के 1.8 लीटर मूत्र करता है। क्या करता है? 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल तथा 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या? अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क का काम करना बंद कर देते हैं। जो वृक्क होता है वो काम करना बंद करता है। ऐसी किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। ऐसा कब हो सकता है? किसी संक्रमण या चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। क्या? रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान करके उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उससे जीवन काल में वृद्धि संभव है। क्या? जीवन काल में वृद्धि संभव है, इसलिए डायलिसिस किया जाता है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को अपोहन डायलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। जल और खनिजों का परिवहन। क्या? जल और खनिजों का परिवहन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पादप मूर्ति जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। क्या? जो पादप होते हैं वो जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। क्या? मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। मृदा कणों के उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। क्या? पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है। जो वाहिकाएं होती हैं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती है। क्या बनाती हैं? संवहन ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। क्या? किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो ऊतक होता है। क्या? पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? जाइलम चैनलों का सतह जाल बना होता है। क्या? सतह जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों को से जोड़ता है। शाखाओं और पत्तियों के माध्यम से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। पत्तियां भोजन को संश्लेषण करती हैं। क्या? पत्तियां भोजन को संश्लेषण करती हैं और भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया करती हैं। क्या? सभी भागों में लेके जाया करती हैं। यह कार्य संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है। क्या? संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। जब मतलब कि खाना बन जाएगा, मतलब प्लांट में फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बन जाएगा तो पूरे बॉडी में प्लांट्स में लेके जाएगा, रूट में ले जाएगा, पूरे तरफ से यह फ्लोएम के द्वारा पोषक तत्व का वहन होता है जिसे फ्लोएम बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को देखिएगा स्किप न करते हुए। उसके साथ साथ चैनल को लाइक और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों नमस्कार।